हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्राफ्टमैन के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। जैसे दोस्तों आपको पता है ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आने वाली है, तो हम देख सकते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से कोर सब्जेक्ट थे जो ड्राफ्टमैन के पेपर में आए थे। आपको पता है दोस्तों पिछले बार जो ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ था 200 नंबर का हुआ था, यानी कि 100 नंबर का टेक्निकल और 100 नंबर का टेक्निकल। तो दोस्तों आपको इस बार चिंता करने वाली बात नहीं है, नॉन टेक नहीं आएगा, ओनली टेक्निकल आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है दोस्तों, उसमें मैंने पार्ट 1 में 1 से 50 क्वेश्चन तक और पार्ट 2 में 51 से 100 तक क्वेश्चन हमको सॉल्यूशन करेंगे डिटेल वाइज। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन को बिना स्किप करके लास्ट तक देखें ताकि आपको इस जो 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको 100 से 150 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें डिटेल्स होगा, तो आपको अगर यही क्वेश्चन ना पूछा जाए, इसके अलावा इसके जो डिटेल्स में से पूछा जाए, तो आपको वहाँ पे आपका जो आंसर होगा उस टाइम पेपर के टाइम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे, द रेशियो ऑफ M200 ग्रेड कंक्रीट इज। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन एक, केवल M200 ग्रेड कंक्रीट का जो रेशियो होता है क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको फिर बताना चाहूँगा एक बार कि M का मतलब होता है मिक्स और 200 का मतलब होता है कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब दोस्तों जो कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। ठीक है, उसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक है, जो यूनिट है। अब दोस्तों हमने जो आईएस कोड में पढ़ा है वो पढ़ा है M5, M10, M15, M20, 25, 30 ये पढ़े। पर यहाँ पे जो 30, 25, 20 है, यहाँ पे कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 28 दिन के सापेक्ष, वहाँ पे उसकी यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो M20 है या M200 है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो पूछा है, हम इसका डिटेल्स बताएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपको पता है M20 का रेशियो क्या होता है, 1.5-3। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले का आंसर हो जाएगा 1.5-3 सी। ठीक है, अब दोस्तों इसके डिटेल की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड ग्रेड दे रखे हैं और राइट साइड आपको रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो M5 का रेशियो क्या होता है, 1:5:10, M7.5 का 1:4:8, M10 का 1:3:6, M15 का 1:2:4, M20 का 1:1:3, M25 का 1:1:2। तो आप दोस्तों इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ, जो एक होता है वो क्या होता है, एक सीमेंट का बैग। ठीक है, चाहे आप किसी में भी रेशियो में ले सकते हो उसको, यहाँ पे बैग्स में ले सकते हो किसी पर। यहाँ पे जैसे बैग मान के चलो, एक बैग आपका सीमेंट है, 5 बैग आपका फाइन एग्रीगेट है, 10 जो रेशियो है वो आपका कोर्स एग्रीगेट है। यानी कि एक कट्टा आपका अगर सीमेंट होगा तो 5 कट्टे आपका फाइन एग्रीगेट होगा, सैंड होगा, और 10 कट्टे आपके जो बैग हैं आपके कोर्स एग्रीगेट होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको रेशियो तो पता चल गया, पर इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको M5 का याद रखना है, 1:5:10, उसके बाद क्या करना है, एक एक यहाँ से कम हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, फिर 1.5, फिर 1। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है एक एक कम हो रहा है, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब जो ये इधर वाला होता है पोर्शन, जो रेशियो होता है इसका दुगना होता है, 5 का 10, 4 का 8, 3 का 6, 2 का 4, 1.5 का 3, 1 का 2। तो याद रखने का आपका तरीका है, आपको एग्जाम में किसी भी पूछ सकता है। कभी M10 का पूछ लेता है पेपर में, कभी M20 का पूछ लेता है, क्या पता आने वाले एग्जाम में M25 का पूछ ले। तो आपको यहाँ पे इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेयर M इज़ अ मिक्स। ठीक है, M का मतलब मैंने बता दिया मिक्स है, एंड M 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 इज़ अ कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन 28 डेज। ठीक है, तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन, उसका डिटेल्स। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, द रिलेशन सोज B²/GR बराबर A+μ। किसका दोस्तों, ये जो फॉर्मूला होता है किस चीज़ का होता है, कैम्बर का होता है, सुपर एलिवेशन का होता है, कैरिज वे का होता है, साइड डिस्टेंस का होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कह रहे होंगे इसमें आंसर पहले से टिक है, तो दोस्तों जिसने पेपर सेंड किया उसने पहले से टिक कर रखें, पर कुछ कुछ इसमें आंसर गलत भी है, तो आप टिक वाले को ना देखें। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो दोस्तों ये रिलेशन है ये होता है सुपर एलिवेशन का। इसका भी हम डिटेल्स बता देते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए, सुपर एलिवेशन इक्वेशन। आपको पता है दोस्तों सुपर एलिवेशन इक्वेशन क्या होती है, E+F बराबर B²/GR, या इसको F की जगह म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी है, ठीक है,
वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और अगर दोस्तों पेपर में यहाँ पे किलोमीटर पर हावर में आ जाए तो आपको इक्वेशन ये बन जाएगा E + F = v²/127R। तो आपको देख लेना है, अगर पेपर में सिंपल पूछ रखा तो ऑप्शन के हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना है। यहाँ पे ये तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये तो एक देखने को मिलेगा। अगर पेपर में बोल देता है वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में तो आपको ये फार्मूला लगाना है, अगर किलोमीटर पर हावर में तो ये फार्मूला लगाना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड पर 15 kg ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग M100 ग्रेड इज कंक्रीट। यह कह रहा है दोस्तों, जो कंक्रीट के ग्रेड है M10 की बात कर रहा है यहाँ पे, उसमें कितने पानी की जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो कितनी वाटर की क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम बता देते हैं दोस्तों, इसका भी जो डिटेल्स है 456/2000 आईएस कोड के हिसाब से, जो आरसीसी का कोड है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप, एक तरफ ग्रेड लिखा है, एक तरफ क्वांटिटी ऑफ वाटर लिखा है, ठीक है। अब दोस्तों जो M5 की बात, अगर M5 का ग्रेड है तो उसमें 60 लीटर की क्वांटिटी की वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। M7.5 में 45 लीटर, M10 में 34 लीटर, M15 में 32 लीटर, M20 में 30 लीटर। याद करने का तरीका, आपको M20 का याद करना है 30, उसके बाद 32, 34, 45, 60 याद करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको M10 का पूछा है तो 34 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A, ठीक है। M10 में या M100 एक ही चीज़ है, उसमें 34 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्मूला ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पर पिच लेंथ ऑफ अ जॉइंट इज। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, जो आपने स्टील में रिवेटेड कनेक्शन पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा जो पर पिच लेंथ की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, रिवेट की टेंसाइल होती है, शेयरिंग होती है, बियरिंग होती है। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। आप फॉर्मूला तो आपको डायरेक्ट याद होगा, ठीक है, P-D × T × इसका भी थोड़ा डिटेल्स बता देते हैं, ताकि आपको अगर एग्जाम में शेयरिंग की स्ट्रेंथ पूछ ले, बियरिंग की पूछ ले, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसका डिटेल्स है। यहाँ पे शेयरिंग, अगर हम स्टार्ट से बात की जाए, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग, अगर शेयरिंग में स्ट्रेंथ की बात की जाए तो P स्ट्रेंथ, PS मतलब उसकी रिवेट की स्ट्रेंथ, ठीक है, शेयरिंग में N × π/4 × D² / σ। आपको पता है अगर n का मान 1 सिंगल शेयर है तो n का मान 1 होता है, डबल शेयर है तो n का मान 2 होता है, ठीक है। सिग्मा एस या टाउ एस को, इसको कुछ भी टाउ एस या सिग्मा एस कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है अलाउबल शेयर स्ट्रेंथ, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में पहले से दी रहती है, ठीक है। और DG मतलब ग्रॉस डाया, ठीक है। ग्रॉस डाया आपको पता कैसे निकालते हैं, अगर नॉर्मल डाया 25 या 25 mm से कम हो तो ग्रॉस नॉर्मल डाया के साथ 1.5 mm, ऐसा आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे नॉर्मल डाया 25 और 25 से कम हो तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ 1.5 mm प्लस ऐड हो जाता है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल 4, अगर 16 mm का नॉर्मल डाया है तो उसका ग्रॉस डाया 17.5 हो जाएगा, 1.5 mm जुड़ जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर मोर देन 25 mm है, यानी कि आपका जैसे नॉर्मल डाया 28 mm है तो उसका ग्रॉस डाया उसके साथ 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि उसका ग्रॉस डाया 30 mm हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, अगर शेयर ऑफ रिवेट इन बियरिंग, यानी कि बियरिंग में उसकी जो रिवेट की स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है D × T × σb। T यहाँ पे मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट है और सिग्मा B अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस है और DG ग्रॉस डाई है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और जो हमारे अभी क्वेश्चन में पूछ रखा था वो ये है स्ट्रेंथ ऑफ टीयरिंग, जो इसकी टीयरिंग में या स्ट्रेंथ होती है प्लेट की उसकी, ठीक है। तो PT बराबर होता है B - ND × T × सिग्मा 80, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ होल्स कितने हैं उसमें, सिग्मा 80 अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रखा है या टीयरिंग स्ट्रेंथ पूछ रखा है, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C, चौथे का C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। अकॉर्डिंग टू MKS सिस्टम द डायामीटर ऑफ रिवेट, यहाँ पे डायामीटर ऑफ रिवेट पूछ रहा है MKS सिस्टम में। तो आपको दोस्तों पता है, आपने पढ़ा होगा स्टील स्ट्रक्चर में अनविन फार्मूला, ठीक है। तो अनविन फार्मूला को जानते हैं हम किस प्रकार से इसका होता है और कैसा फार्मूला यूज होता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होता है। एज पर अनविन फार्मूला, ठीक है, अगर दोस्तों आपको प्लेट की थिकनेस
अगर मिलीमीटर में दे रखी है तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है 6.01। यहाँ पे कई आपको बुक में 6.04 दिखेगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। फॉर्मूला 6.045 भी कुछ भी दिख सकता है, पर सिर्फ 6.01 से लेकर 0.5 कुछ भी हो सकता है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 6.01 अंडर रूट टी। टी है वो है थिकनेस ऑफ प्लेट इन अगर दोस्तों यहाँ पे बात की जाए, अगर प्लेट की थिकनेस सेंटीमीटर में हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1.09 अंडर रूट टी। जो थिकनेस ऑफ प्लेट है वहाँ सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आपका जो पूछा है एमके सिस्टम में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 6.05 अंडर रूट टी। ठीक है, टी जहाँ पे में मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो CBR इज। आपको पता है कि जो CBR मेथड होता है वो सॉइल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कैनाल टेकन ऑफ फ्रॉम आइस फैट पेरिनल रिवर इज नोन एज। वह कौन सी कैनाल है, ठीक है, जो बर्फ घाटियों से निकलती है, तो उसको पेरिनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इजी इरिगेशन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। द डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार इज डी, द एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक। अगर दोस्तों आपका जो रेनफोर्समेंट बार है उसका अगर डायर डी है तो उसकी एंकरेज वैल्यू होती है जो वो 16D होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट इसको। क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सम केसेस द बीम प्रोवाइड अबोव द स्लेब इज गार्ड। यह कह रहा है कि अगर किसी केस में स्लेब के ऊपर बीम प्रोवाइड की जाए तो उसको क्या कहते हैं, मेन बीम कहते हैं, टी बीम कहते हैं, इन्वर्टेड टी बीम कहते हैं, या कंटिन्यूस बीम कहते हैं। तो दोस्तों अगर स्लेब के ऊपर बीम प्रोवाइड किया जाए तो उस केस को कहते हैं इन्वर्टेड टी बीम। तो 9th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर टू बी यूज इन कंक्रीट सेल जनरली। दोस्तों अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अनुसार अकॉर्डिंग, ठीक है, जो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर होती है कंक्रीटिंग करते समय जो हम वाटर यूज करते हैं उसका जो पीएच मान होता है नॉट लेस देन भी 6। ठीक है, 6 से कम नहीं होना चाहिए उसका पीएच मान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज कैलकुलेट बाय यूजिंग द रेनकाइन फॉर्मूला। हम जब फाउंडेशन की डेप्थ को फाइंड करते हैं तो हम रेनकाइन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो रेनकाइन फॉर्मूला क्या होता है, P/W 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसको हम सॉइल में भी ले सकते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकाट अपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन। आपको पता है दोस्तों बिकाट अपरेटस क्या होता है, हमारी जो सीमेंट की कंसिस्टेंसी है उसको फाइंड करने के लिए बिकाट अपरेटस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, BMC का इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आना चाहिए बिकाट अपरेटस को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी ऑफ क्विक सेटिंग इन सीमेंट इज ड्यू टू। जो दोस्तों आपको पता है क्विक सेटिंग जो सीमेंट होती है उसमें जो सीमेंट क्विक सेटिंग होती है सीमेंट, वह किस कारण जल्दी जमता है, आपको पता है एल्यूमिनियम के कारण। एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या है, एक्सीलेटर का काम करता है जिससे वह सीमेंट जल्दी से जम जाती है। आपको मैं अगर डिफरेंस की बात की जाओ, आप डिफरेंस की बात करता हूँ यहाँ पे, आप OPC और क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करते हैं। इसका OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और क्विक सेटिंग का 5 मिनट होता है। तो यहाँ पे क्या हो, जैसे ही हमने एक्सीलेटर का यूज किया तो उसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वह डिक्रीज हो जाती है। आप देख सकते हो अगर सामान्य सीमेंट की 30 मिनट है, क्विक सेटिंग सीमेंट में एक्सीलेटर यूज करते हैं तो उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम में डिक्रीज हो रही है, 30 मिनट से 5 मिनट आ गई। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ क्विक सेटिंग इन सीमेंट ड्यू टू एल्यूमिना के कारण होती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोर में आता है थिकनेस ऑफ एस्फाल्ट फ्लोर। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ एस्फाल्ट फ्लोर का जो थिकनेस होती है 20 से 30 mm के बीच होती है। ठीक है, 20 से 30 mm के बीच होती है थिकनेस ऑफ एस्फाल्ट फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। व्हेन द स्टोन आर यूज डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम क्योरी इन द मेसनरी कार्ड। हम देखते हैं दोस्तों खदानों से जैसे हम स्टोन को प्राप्त करते हैं, अब उसको हम ब्लास्टर करके कर सकते हैं, हमको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है,
काफ़ी मेथड होते हैं जो हम जिससे हम पत्थरों को खदानों से निकालते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। उस पत्थर को हम बिना बिना उसके बिना उसको सीजनिंग करके या आपका ड्रेसिंग करके कुछ भी करके आपको उसको डायरेक्ट यूज करते हैं, तो वह जो मशीनरी में प्रयोग होता है उसको कहते हैं रबल मशीनरी। ठीक है, हम डायरेक्ट जैसे यानी कि यहाँ से हमने पत्थर निकाला और बड़े बड़े पत्थर को डायरेक्ट यूज करके हमने मशीनरी में यूज किया, तो उसको जिसका कोई आकार ही नहीं यानी कि उसका कोई शेप ही नहीं बना हुआ, कुछ भी शेप नहीं, टेढ़े मेढ़े हैं, उसको कहते हैं रबल मशीनरी। और जो एस्लर मशीनरी होती है दोस्तों, उसमें हम स्टोन का ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, उसको प्रॉपर शेप में बनाते हैं। आपने देखा होगा एस्लर मशीनरी का शेप कैसा रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर शेप रहता है, उसको कहते हैं एस्लर मशीनरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच कमांड इज यूज टू रिमूविंग एक्स्ट्रा लाइन। दोस्तों ऑटोकैड का क्वेश्चन है, आप इन तीनों कमांडों को अच्छे से समझेंगे कि ट्रिम कमांड क्या होती है, मूव कमांड क्या होती है, एक्सटेंड कमांड क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिम कमांड का यूज कब किया जाता है मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ और समझाऊंगा भी अच्छे से। देख सकते हैं आप ट्रिम कमांड। अब दोस्तों जैसे हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं, तो जैसे हम ट्रिम कमांड का जहाँ पे हमको यूज करना है, हम TR लिखते हैं वहाँ पे ऑटोकैड में और एंटर कर देते हैं। ठीक है, आप जिसको ऑटोकैड आता होगा वो अच्छे से समझ रहा होगा। ठीक है, यूज क्या है, द शॉर्टन एन एंटिटी टू एन इंटरसेक्शन और रिमूव और सेक्शन ऑफ एंटिटी बिटवीन टू इंटरसेक्शन। अच्छे से समझा देता हूँ दोस्तों। क्या है, अगर दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, आप स्क्वायर बना रहे हो या आपका रेक्टेंगल बना रहे हो, या कोई लाइन गलती से, इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते गलती से। ठीक है, अब इसी लाइन को हमको रिमूव करना है, अगर उस ऑब्जेक्ट की लाइन को हमको रिमूव करना है, तो उस टाइम हम TR प्लस एंटर कर देते हैं उस पर, तो आपका ट्रिम कमांड यूज यहाँ किया जाता है। किसी भी प्रॉपर शेप है कोई, उसको हम एक्स्ट्रा लाइन देते, गलती से हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर खींचना था, हमने 10 सेंटीमीटर खींच दिया, तो 5 सेंटीमीटर को कम करने के लिए हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कमांड का यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, जैसे हमने कोई स्क्वायर बनाना है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, हमने इसको बढ़ाना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर करना है इसको, तो हम क्या कर देते हैं, तब एक्सटेंड कमांड का यूज करते हैं। हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा बढ़ानी है उसमें एक्सटेंड एक्स लिख देते हैं, एंटर दबा देते हैं, हमारी जो लाइन है इंक्रीज हो जाती है। जो ऑब्जेक्ट की लाइन है वहाँ पे इंक्रीज लिखा है, टू एक्सटेंड अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू एक्सटेंड एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है ऑब्जेक्ट के पार्ट को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, अब मूव कमांड है, मूव कमांड का होता है, क्या यूज होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए मूव कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, उसका जो टाइप करते हैं M+Enter। ठीक है, इसके कुछ कमांड के वो होते हैं, तो आपके इनकी जो कमांड है प्रॉपर, कौन कौन से कमांड है इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले वीडियो में हम लाएंगे। ठीक है, लिखा है टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। ठीक है, ये थी दोस्तों कमांड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया था, विच कमांड इज, वह कौन सी कमांड है जिसमें रिमूविंग एक्स्ट्रा लाइन ऑफ ड्राइंग की जो एक्स्ट्रा लाइन होती है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताया ट्रिम कमांड यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रिम कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरली पाइल फाउंडेशन इज कंसिडर बेस्ट। पाइल फाउंडेशन जनरली कहाँ पे बेस्ट किए जाती है, यानी कि कौन सा ब्रिज में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, रेजिडेंसी बिल्डिंग में, रनवे में, कहाँ पे आपके लिए पाइल फाउंडेशन बेस्ट होती है, जहाँ पे हम उसका यूज करते हैं। तो दोस्तों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पाइल फाउंडेशन का जनरली यूज किया जाता है, जो बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन का आप फॉर्मूला बता दीजिए, या पेपर में पूछ सकता है कि कोई भी सेक्शन दे सकता है आपको कि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन का रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रखा है, तो आपको बताना है। यहाँ पे मैंने फाइंड भी कर रखा है, निकाल भी रखा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको R मिनिमम से दर्शाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका फॉर्मूला है √I/A। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, A क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं हम सर्कुलर सेक्शन का निकालना है, तो सर्कुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/64 D⁴, और जो एरिया होता है π/4 D²।
जैसे हम यहाँ पे इनको काटेंगे तो डी स्क्वायर अपन 16 बचेगा। यहाँ पे स्क्वायर से इसका दोनों का, अब इसके बाद जैसे आपको निकालना है तो डी स्क्वायर ऐसा कर दीजिए और इसको ऐसा कर दीजिए, तो इससे एक कटा डी बचा और 16 का 4, ये डी/4 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता दिया मैंने कैसा फाइंड करना है डी, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी/4। अब दोस्तों आपको कोई भी क्रॉस सेक्शन का पूछ सकता है, तो आपको फाइंड आना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है आर मिनिमम बराबर √I/A। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है जो आपके सामने है, लीड एंड लिफ्ट इज द टर्म यूजेस। दोस्तों आपको पता है लीड एंड लिफ्ट हमारी अर्थवर्क में यूज की जाती है। ठीक है, तो जो दोस्तों जनरली यूज होती है लीड एंड लिफ्ट की जो वैल्यू होती है, लीड 30 मीटर और लिफ्ट 5 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, लीड एंड लिफ्ट टर्म यूज होती है अर्थवर्क में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर कंटूर लाइन मीट एट राइट एंगल इज नोन एज। यह कह रहा है दोस्तों वहाँ कौन सा प्लेस है कंटूर लाइन का, वहाँ कौन सा प्लेस है जहाँ पे कंटूर लाइन 90 एंगल पर मिलती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है। तो आपको पता है वैली और रिज ऐसी दोनों हैं। ठीक है, दोनों प्लेस हैं वैली और रिज। ठीक है, घाटी और रिज ऐसी दोनों प्लेस है जहाँ पे कंटूर लाइन मीट एट राइट एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं 21 की। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन प्लेन टेबल सर्वे फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, ये पूछ रहा है प्लेन टेबल सर्वे में। ठीक है, आपको प्लेन टेबल में बताना है वहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों डायरेक्टली मेजरमेंट करता है। तो दोस्तों आपको पता है जो टेलीस्कोप एलईडी होता है वो प्लेन टेबल में यूज किया जाता है, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों मेजर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप कई लोग आप टैकोमीटर बताओगे पर टैकोमीटर प्लेन टेबल में यूज नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप एलईडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन है द एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर बेंट अप एंड हुक्सीज। जो दोस्तों एक्स्ट्रा लेंथ क्या होती है, ठीक है, तो आपको मैं इसका सॉल्यूशन में अच्छे से तरीके से बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 आपने देखा होगा जो एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड होती है, आपने देखा होगा जब स्ट्रप्स रहता है, ऐसा रहता है स्ट्रप। ठीक है, तो जो ये आता है इसके बाद यहाँ से आता है, ये एक्स्ट्रा जो एंगल मुड़ा रहता है वो 135 डिग्री पर मुड़ा रहता है। ठीक है, तो आपने आइस कोट में देखा होगा 45 डिग्री पे 4 फाई, 90 डिग्री पे 8 फाई, 180 डिग्री पे 16 फाई होता है। ठीक है, तो हम देख सकते 135 पे क्या हमको निकालना है तो 12 फाई एक्स्ट्रा लेंथ आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 फाई। तो आप देख सकते हो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर बेंट अप एंड हुक्स इज 12 फाई। जो हुक्स होता है दोस्तों 135 डिग्री जो एक्स्ट्रा आपको ने देखा होगा इसके साथ एक्स्ट्रा रहता है जो वो 135 डिग्री पर मुड़ा रहता है। आप देखना कभी सही से और आइस कोड पढ़ लेना एक बार, उसमें लिखा है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टप। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप RCC का थोड़ा अच्छा रिवीजन चाहते हो तो आप एक बार IS 456/2000 पढ़ लीजिए 2-3 बार, क्योंकि यहाँ से जो भी RCC का क्वेश्चन बनता है IS कोड 456/2000 से ही बनता है। ठीक है, तो पुराना कोड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको नए कोड पढ़ना है। ठीक है, इसके भी प्रोविजन अलग अलग आ रखे हैं, 2013 में भी रिवाइज आ रखा है, आपको सब कुछ मिल जाएगा गूगल पे आप या टेलीग्राम वगैरह पे आपको मिल जाएगा। तो आपको पूछ रखा है जो वर्टिकल स्टप्स होती है उसकी स्पेसिंग क्या होती है, तो इसके भी दोस्तों हम डिटेल से बता देते हैं। जो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 है उसके जो स्पेसिंग होती है वर्टिकल स्टब्स के बीच, ठीक है, वो नॉट मोर देन 0.75D और नॉट मोर देन 300 mm, इन दोनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम आएगी, ठीक है, विच एवर लेसर वैल्यू आएगी जो, वो हम यूज करेंगे स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टब्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी ये सिंपल ही दे रखा है 0.75D। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टब्स केप्ट 0.75D। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आई होप आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे, और दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको कुछ हेल्प मिले इससे। ठीक है, लिखा है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। आप अगर आपको सही से नहीं दिखेगा पर मैं उसको बोल के भी अच्छे से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, ठीक है,
तो इसमें जो दोस्तों माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो आप देख सकते हो, मैंने लिखा है यहाँ पे। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील होती है 420 से लेके 540 न्यूटन पर एम स्क्वायर, पर यहाँ पे यूनिट चेंज करके किलोग्राम पर सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 4200 से लेके 5400 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर को चेंज करेंगे किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का इंटू हो जाएगा, ठीक है, 10 का इंटू हो जाएगा और चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो हो लग जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4200 से लेके 5400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, सॉरी बिल्डिंग मटेरियल का है, और इसमें ब्रिक से क्वेश्चन बना है। द टोटल चैम्बर आर इन हॉफमैन्स क्लीन। हॉफमैन क्लीन में टोटल चैम्बर कितने होते हैं? आपको पता है हॉफमैन क्लीन में 12 चैम्बर होते हैं, तो सिंपल है, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लिखा है दोस्तों फॉर साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट द एपरेटस यूज इज। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है हम जब सीमेंट में साउंडनेस टेस्ट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो एपरेटस यूज किया जाता है वहाँ पे ली चार्ट्रियल एपरेटस यूज किया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको इसका मैं जितने भी डिटेल्स बताऊंगा आपको अपने कॉपी में नोट कर देना, ठीक है। तो अब मैं इसके डिटेल्स बता देता हूँ, कहाँ पे ली चार्ट्रियल एपरेटस यूज करते हैं, कहाँ पे ऑटोक्लेव टेस्ट यूज करते हैं, तो सारा बताऊँगा आपको, आप बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो ली चार्ट्रियल अपरेटस होता है वहाँ पे उसका कहाँ पे यूज होता है। आप देख सकते हो डिटरमाइन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, जो हम सीमेंट की साउंडनेस निकालते हैं वो ली चार्ट्रियल अपरेटस से निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास ली चार्ट्रियल अपरेटस है तो हम उसका यूज कहाँ पे करेंगे? अगर दोस्तों जो साउंडनेस आ रही है वहाँ फ्री लाइम के वजह से आ रही है, ठीक है, अगर साउंडनेस आपकी फ्री लाइम की वजह से आ रही है तो हम ली चार्ट्रियल एपरेटस यूज करते हैं। अगर लाइम और मैग्नीशियम दोनों की वजह से हमारी साउंडनेस हो रही है तो उसको वहाँ पे हम ऑटोक्लेव टेस्ट यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं। तो साउंडनेस का मतलब आपको पता है टू डिटेक्ट चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग के बाद जितना वॉल्यूम चेंज होता है उसको कहते हैं उसमें साउंडनेस हो रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो हम क्या होता है जो रिजल्ट आता है एमएम में आता है, और 100 ग्राम की हम जब टेस्ट करते हैं 100 ग्राम का सीमेंट लेते हैं उसमें 0.78 पी जो वाटर लेते हैं, पी एम पे कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट है। ऑटोक्लेव टेस्ट मैंने आपको बता दिया लाइम और मैग्नीशियम की वजह से होता है। इसका आप एक चीज़ याद रखो वो इंपॉर्टेंट है, इंटरनल मोड आपका उसका डायमेंशन है 25x25x282 ठीक है, आपको याद रखना है 25x25x282 जो ऑटोक्लेव टेस्ट का इंटरनल मोड होता है। इसका जो रिजल्ट आपको आता है परसेंटेज में आता है, जो ली चार्ट्रियल एपरेटस होता है उसका जो रिजल्ट आता है एमएम में आता है, और ऑटोक्लेव का परसेंटेज में आता है। आपको एक चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो ली यहाँ पे ली चार्ट्रियल का बता रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि ली चार्ट्रियल एपरेटस का जो डाया होता है अगर सिंपल डाया पूछेगा तो 30 mm, अगर इसको डिवाइड है तो इंटरनल का 30 mm होता है और आउटर का जो 31 mm होता है, और जो इसकी लेंथ होती है 165 mm होती है, जो हाइट होती है वो 30 mm ही होती है, ठीक है। डाया और उसका जो हाइट होती है सेम होती है 30 mm, और लेंथ इसका आपकी 165 mm होती है। ये इसकी डायमेंशन थी दोस्तों, आपको बता दिया मैंने कि ली चार्ट्रियल एपरेटस कहाँ पे यूज होता है और ऑटोक्लेव कहाँ पे यूज होता है। यहाँ पर लिखा है फॉर साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट एपरेटस यूज होता है ली चार्ट्रियल एपरेटस, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है टू मेक द लेटर इंक्लाइंड अल्फ़ाबेट एट द फॉलोइंग डिग्री एंगल। हम दोस्तों जब ड्राइंग का क्वेश्चन है, हम ड्राइंग में जब इंक्लाइंड अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, इंक्लाइंड अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं ड्राइंग उसमें, तो उसका जो एंगल होना चाहिए 67.5 से 75 डिग्री, ठीक है, 67.5 से लेके 75 डिग्री तक हम इसको जो उसका अल्फ़ाबेट का होता है उसका एंगल। तो आपके ड्राइंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों ड्राफ्टमैन में, तो आपको ड्राइंग को भी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, बोल रहा है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। यहाँ पे दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है माइल्ड स्टील की। यहाँ पे दोस्तों आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ लेगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील या HYSD बार पूछ लेता है। तो स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है
इंटू सॉरी 2 × 10⁻6 5 या 2 × 1 × 10⁻5, ठीक है। इसको कभी कभी 2.0 भी लिख लेता है ऑप्शन में, या 2.1, ठीक है, जो भी आपको दिखेगा। वैसे जो आंसर होता है वो 2.1 × 10⁻5 न्यूटन पर mm² होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन में कह सकता है द रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन HYSD बार, यानी कि जो माइल्ड स्टील का जो इलास्टिसिटी होता है और HYSD का इलास्टिसिटी होता है, उन दोनों का रेशियो होता है एक, क्योंकि दोनों का जो सेम ही होता है तो उनका रेशियो भी सेम ही आएगा, एक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 29वां क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड विथ। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, जो आपके पास अगर आपके पास कोई एरिया इरेगुलर फिगर का है, ठीक है, उसको हमको मैप में अगर प्लॉटेड करना है तो किसकी सहायता से करते हैं? आपको पता है दोस्तों, प्लानीमीटर की सहायता से हम इरेगुलर फिगर का एरिया करते हैं, ठीक है। अब जैसे दोस्तों इसमें भी हम आपके लिए बताएंगे कि कौन कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों प्लानीमीटर की बात करते हैं हम यहाँ पे, आपको बता दें इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एरिया वेरी एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बता दें क्लिनोमीटर का होता है, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एंगल मेजर करता है। पेंटाग्राफ का होता है, हम किसी एरिया को रिड्यूस एंड लार्ज करने के लिए मैप में उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा क्या लिखा है, द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड विद द प्लानीमीटर की सहायता से हम मेजर करते हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे। 30वां क्वेश्चन है इफ द आर इज द रेडियस। यहाँ पे आर जो आपका रेडियस है और जो कर्व की लेंथ है वो एल है, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ एल है। यहाँ पे पूछ रहा है शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला बता दीजिए। तो आपको पता है दोस्तों, जो जो आपका शिफ्ट ऑफ कर्व होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप, शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है, अगर वहाँ पे जो लेंथ है एल है और रेडियस आर है, तो शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला हो जाएगा L²/24R। इस फार्मूला पे दोस्तों सिंपल न्यूमेरिकल आ सकता है, वन लाइनर में आपको लेंथ दे देगा, आपको रेडियस दे देगा, आपको बोलेगा शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला बता दीजिए। तो L²/24R आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर दोस्तों रेलवे हाईवे में आपको पूछा जा सकता है व्हाट साइन ऑफ कर्व क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है L²/8R, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला बता दीजिए, तो यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा ए, L²/24R। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 31वां क्वेश्चन है द सीमेंट कंक्रीट रोड। आपकी कोई सीमेंट कंक्रीट की रोड है, उसमें जो जनरली कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है वह क्या होगा? अब दोस्तों 31वां क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। हाईवे का क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको किसी भी रोड का आपको कैम्बर पूछ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लाइट हैवी कुछ नहीं पूछ रहा, कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ लेता है सीमेंट कंक्रीट की रोड में हैवी कैम्बर का कितना होता है, लाइट का कितना होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल कैम्बर पूछ रखा है कि इसकी जो वैल्यू होती है कितनी तक वेरी करती है। अगर दोस्तों सीमेंट कंक्रीट है या हाई टाइप ऑफ बिटवीन सरफेस है, अगर आपका कोई सरफेस सीमेंट कंक्रीट का है या हाई टाइप ऑफ बिटवीन सरफेस है, तो उसका जो कैम्बर होगा 1/15 से लेके 1/16 तक, यानी कि 2% से 1.7% तक होता है। हैवी में 1/15 और लाइट में 1/16, ठीक है। 1/50 और 1/60 तक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है सीमेंट कंक्रीट का कितना होता है, 2% से लेके 1.7% तक। सेकंड नंबर है थिन बिटवीन सरफेस। थिन बिटवीन सरफेस में क्या आता है 1/14 टू 1/15, ठीक है, 1/40, ठीक है, यानी कि आपका 2.5% से लेके 2% तक, 1/40 और से लेके 1/50 तक, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर पूछा जाएगा थिन बिटवीन सरफेस का कितना होता है तो आपको रखना है एक 1/14 से 1 लेके 1/50 तक। अब बात करते हैं थर्ड है वाटर बॉन्ड मैकडम एंड ग्रेवल। अगर पूछा जाता है वाटर बॉन्ड मैकडम में कैम्बर की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है,
1/33 टू 1/40। ठीक है, आपको याद रखना है 3% से ले, पर कभी कभी दोस्तों परसेंटेज में आ सकता है, तो आपको परसेंटेज में भी आना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना आपको आ ही जाता है, सिंपल ही है। वाटर बॉन्ड मैकेडम का होता है 3% से लेके 2.5% तक। ठीक है, अर्थन रोड में क्या होता है 4% का से लेके 3%। कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा कैम्बर किस में होता है। ठीक है, तो आपको पता है 4% ये है, लिखा है कैम्बर अर्थन में, तो आपको अर्थन का भी याद रखना है 1/25 से लेके 1/33 तक। ठीक है, ये था दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन से थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, सीमेंट कंक्रीट का। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का पूछ रखा है, आपको पता है 1/50 से लेके 1/60। ठीक है, ये आपको बता रखा है, पर आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है ये आपको ज़्यादा करीब दिख रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा सही है आईएस कोड के अकॉर्डिंग, ये भी दोस्तों आईएस कोड के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे शायद डी आंसर दे रखा था, पर इसका जो सही आंसर है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 32वां क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इंटू 100 अपॉन सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट परसेंटेज। ठीक है, अब दोस्तों ये फॉर्मूला दे रखा है, आपको पता है रिविट कनेक्शन में हमने पढ़ा होगा कि जो एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट होता है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इंटू 100 अपॉन सॉलिड प्लेट ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या होता है, मैंने अभी आपको स्टील में बताया था, जो बियरिंग शेयरिंग और टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है उनकी, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट में रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कन्वेंशनल साइन ऑफ स्टोन मैसनरी। दोस्तों स्टोन मैसनरी का जो कन्वेंशनल साइन होता है वो इस प्रकार होता है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। इस प्रकार से ये है, तो इस प्रकार से होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं आपको जैसे यहाँ पर डैश डैश, यहाँ पर डैश डैश, यहाँ पर डैश, ये होता है कन्वेंशनल साइन ऑफ स्टोन मैसनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा बी। इसमें दोस्तों मैं आपको बहुत सारे डिटेल से बताऊंगा अलग अलग साइन, जैसे आप देख सकते हो फिगर में। तो दोस्तों मैं आपको कुछ वो बता रहा था, सिंबल्स बता रहा था, तो आप देख सकते हो सिंबल्स कुछ को मेन मेन इंपॉर्टेंट, जैसे रेलवे लाइन का आप देख सकते हो, सिंगल लाइन का, रेलवे लाइन डबल का। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे बिल्डिंग का आप देख सकते हो इधर, राइट हैंड डैम का आप देख सकते हो इधर। ठीक है, वॉल एंड गेट का देख सकते हो आप। ठीक है, और आप रेलवे ओवर रोड देख सकते हो, डैम का देख सकते हो, वॉल एंड गेट का देख सकते हो। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का आपका सिंबल पूछा जा सकता है, टेम्पल का पूछा जा सकता है। ठीक है, मस्जिद का, चर्च का। ठीक है, ये सारे पूछे जा सकते हैं। लेक एंड पॉन्ड का देख सकते हो आप। ठीक है, वेल का देख सकते हो, रिवर का देख सकते हो, कैनाल का देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्री का आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेट बाउंड्री का आप देख सकते हो, और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उनका देख सकते हो आप। ठीक है, और इस प्रकार से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाया मैं आपके लिए, जैसे इसमें से एक ही वाला है जो आगे वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा, शोवर हेड का पूछा जा सकता है आपके लिए। ठीक है, WC के लिए पूछा जा सकता है, और ड्रेन चौक के लिए आ सकते हैं। ठीक है, स्टॉप ड्रेन कॉक के लिए और स्टॉप वाल्व के लिए। ठीक है, फुटपाथ का पूछा जा सकता है आपके लिए। इस प्रकार सारे आपके लिए पंप का पूछा जा सकता है, स्टेयर का पूछा जा सकता है, बेड का पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों एक चीज़ है, जैसे अब ब्रिक का भी पूछा जा सकता है, कंक्रीट का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टोन का भी आपके लिए यही क्वेश्चन में आ रखा था। ठीक है, और आपके लिए वुड का पूछा जा सकता है, इसी प्रकार आपका अर्थ का पूछा जा सकता है। ठीक है, मेटल सेक्शन का पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट यहाँ से भी ग्लास का भी इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ भी एग्जाम में सिंबल जरूर आते हैं, एग्जाम में ड्राफ्टमैन के पेपर में, तो आप गूगल से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब से भी देख सकते हो आप, जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी हैं, जितनी प्रकार की भी चेन होती है उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी चेन होती है, उनकी लेंथ क्या होती है, कि कितनी एक लेंथ में कितनी लिंक, जितनी भी लिंक में कितने क्या होता है। ठीक है, सब बताएंगे आपको। तो सबसे पहले रेवेन्यू चेन के बारे में जान लेते हैं। रेवेन्यू चेन में क्या होता है दोस्तों, रेवेन्यू चेन की जो लेंथ होती है 33 फीट होती है, और उसमें लिंक होता है 16 लिंक, यानी कि एक लिंक। ठीक है, एक लिंक का आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, अब घंटर चेन है, घंटर चेन की जो लेंथ होती है 66 फीट होती है, और लिंक आपका 100 लिंक होता है। ठीक है, तो आपके लिए जैसा आपको निकालना है, तो निकालना कैसे है, एक लिंक में आपका 0.66 फीट हो जाएगा।
ठीक है। ऐसी अब इंजीनियरिंग चेन है, इंजीनियरिंग चेन में 100 फीट होते हैं, लेंथ उसकी 100 फीट होती है, लिंक 100 लिंक होते हैं, और जो एक लिंक होता है 1 फीट का होता है, ठीक है। ऐसी मैट्रिक चेन है, मैट्रिक चेन में 20 मीटर और 30 मीटर की दोनों होती है, ठीक है, जो जनरली यूज किया जाती है। 20 मीटर में 100 लिंक होते हैं या 30 मीटर में 150 लिंक होते हैं। इसी प्रकार आप दोस्तों, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपका रेवेन्यू चेन पूछा है तो उसकी लेंथ 33 फीट हो जाएगी, लिंक उसमें 16 लिंक हो जाएंगे, ठीक है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि घंटर चेन का दूसरा नाम क्या है, तो घंटर चेन का दूसरा नाम है सर्वेयर चेन, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा सकता है सर्वेयर चेन की लेंथ कितनी होती है, आपको बताना है 66 फीट। घंटर चेन की लेंथ कितनी होती है, 66 फीट। इंजीनियर चेन की लेंथ कितनी होती है, 100 फीट। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमको एग्जाम में पूछा था कि लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन उसकी 33 फीट होती है और लिंक उसमें 16 होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे उसी क्वेश्चन में एक चीज़ और बता देता है, आपको पूछ लेता है कि जो टॉलरेंस होती है चेन में कितनी होती है, मैट्रिक चेन में। तो 10 मीटर में ±2 mm हो सकती है, 20 मीटर में ±5 mm, 30 मीटर में ±8 mm। पहले भी पूछ चुका है 20 मीटर और 30 मीटर के लिए, क्या पता इस बार 10 मीटर के लिए पूछा जा सकता है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, 10 मीटर के, 20 मीटर और 30 मीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। द सिंबल इंडिकेट, आपको मैंने अभी बताया था सिंबल्स में कि क्या सिंबल क्या इंडिकेट करता है, तो आपको पता है 35 का आंसर हो जाएगा ए, सोवर हेड, ठीक है। अगली बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगला है 36। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। आपको पता है दोस्तों ब्रिक्स 4 प्रकार की होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जनरली 3 क्लास। फिर आपको पता है एक ओवरब्रंट जिसको जामा ब्रिक ये कहते हैं, एक प्रकार की भी होती है, ठीक है। तो जनरली जो पेपर में पूछा जाता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास से पूछा जाता है। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट क्लास में क्या आती है, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में दोस्तों जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए, ये नॉट लेस देन, ठीक है, नॉट लेस देन है, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट में किलोग्राम सेंटीमीटर में पूछा है तो 105 हो जाएगा, जैसे आपका अभी क्वेश्चन में पूछा है। सेकंड क्लास की बात की जाए तो 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड क्लास की 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इनका आप यूनिट में आप देख सकते हो ये सारा, ठीक है। यूनिट में भी आपको दोनों यूनिट में मैंने आपको बता रखा है। आपका सेकंड क्लास पूछा है तो 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट चेंज करके उसका 7.0 न्यूटन पर mm², ठीक है, 7 न्यूटन पर mm² होती है। तो ये थी दोस्तों। तो यहाँ पे आपके लिए पूछा था कि क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास का पूछा है तो 10.5 न्यूटन पर mm² या 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 36 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे अच्छे से बताएंगे आपके लिए। 37वां क्वेश्चन है द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456/2000। आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्या पूछा है, मिनिमम ग्रेड पूछ रखा है RCC के लिए सी वाटर में। तो आपको याद रखना है, देखना है RCC पूछा है या PCC। यहाँ पे RCC के लिए पूछा है, RCC के लिए। तो आपको पता है दोस्तों RCC के लिए जो मिनिमम ग्रेड है वह होता है सी वाटर में M30। अगर यहाँ पे PCC की बात करता है तो M20 आंसर हो जाएगा, पर यहाँ पे RCC बात की जाए तो M30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है द साइज ऑफ B1 ड्राइंग बोर्ड एज पर BIS, ठीक है। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू BIS के अनुसार जो ड्राइंग बोर्ड होता है, दोस्तों पेपर में ड्राइंग का क्वेश्चन है, पेपर में या ऑटोकैड से भी रिलेटेड है, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपका ड्राइंग बोर्ड या ड्राइंग पेज के, जो ड्राइंग का पेज होता है उसके साइज। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ड्राइंग का बोर्ड का मैं डिटेल्स बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका ड्राइंग पेज से भी आएगा, उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपका उसी क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों ड्राइंग बोर्ड का साइज पूछा है, इसको याद करने का आपको तरीका भी एक अच्छी ट्रिक से बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू BIS के अनुसार जो ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से होता है। आपको पूछा है दोस्तों इसके जो साइज होते हैं B0, B1, B2, B3, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, B0 को याद रखना है, इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस है, आपको 1500 इंटू 1000 इंटू 25 पहला याद रखना है। B0, जो B0 यहाँ पे B0 या कर दो, या D0, D1, D2, D3 आप किसी से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ये जरूर आएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप D0 यानी कि ड्राइंग जो
D0 का साइज होता है, ये B0 का जो साइज होता है, 1500 उसकी लेंथ होती है, 1000 उसका विड्थ होती है, 25 उसकी थिकनेस होती है। आपको पहले याद रखना है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे आपको पहला याद हो गया 1500 इंटू 1000 इंटू 25। उसके बाद क्या करना है, जो B1 दूसरा साइज है, उसके बाद क्या करेंगे, इस 1000 को सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे। अब 1500 का आधा लगभग, वैसे 750 होता है पर यहाँ पे 700, ठीक है, 1000 इंटू 700 इंटू 25 सेम आ जाएगा। फिर क्या होगा, 700 हम सेम टू सेम यहाँ उतार देंगे, ठीक है, क्रॉस में, और 1000 का आधा हो जाएगा 500। 700 इंटू 500 इंटू यहाँ पे थिकनेस, दो के ऊपर की जो थिकनेस है 25 mm, और यहाँ पे 15 mm हो जाएगी। सारी थिकनेस mm में, ठीक है, सारा जो बता रखा है ये mm में, ठीक है, 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm। तो आपको इसी तरह 500 यहाँ उतारा और 700 का आधा 350। तो याद करने का तरीका है, ठीक है, इसको यहाँ उतारना है, इसको यहाँ उतारना है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ उतारना है, इसको यहाँ उतारना है, इसको याद उतारना है, इस वाले को इसका आधा कर देना है, इसका आधा कर देना है, इसका आधा कर देना है। याद करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे हमको B1 का पूछा है तो 1000 इंटू 700 इंटू 25, ठीक है। तो हमको जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसी के हिसाब से हमने B1 पूछा है तो 1000 इंटू 700 इंटू 25। ये है B0 का, ये है B1 का, ये है B2 का, ये है B3 का। तो आपको जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 क्वेश्चन है, द करेक्ट यूनिट ऑफ मोमेंटम। दोस्तों मोमेंटम यानी कि संवेग, संवेग की यूनिट पूछ रहा है कि किलोग्राम इंटू सेकेंड होगी, या किलोग्राम पर सेकेंड होगी, या किलोग्राम मीटर होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगी। तो दोस्तों आपको पता है, आपको संवेग का पहले इसमें फॉर्मूला आना चाहिए। संवेग यानी कि मोमेंटम P बराबर mv, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। मास का आपको पता है यूनिट किलोग्राम होती है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, 39 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये दोस्तों आपको जो भी यूनिट निकालनी है उसको आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद यूनिट ईजी से निकल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 40वां क्वेश्चन है, द रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, ठीक है। तो सरफेस टेंशन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, या नन ऑफ दिस होता है, ठीक है। तो हमको पता है दोस्तों, इसमें एक चीज़ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यानी कि मिस्टेक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर होता है, अंडर रूट नहीं दिया उन्होंने, अंडर रूट में होता है इसका फॉर्मूला इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, 40 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां क्वेश्चन है, FAR मीन्स इज रेफरेंस टू बिल्डिंग। आपको पता है बिल्डिंग में जो FAR का मीन्स क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोर एरिया रेशियो। इंपॉर्टेंट दोस्तों, कभी कभी फ्लोर एरिया रेशियो को फॉर्मूला पूछ लेता है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछिए तो आपको याद रखना है FAR मतलब फ्लोर एरिया रेशियो। 41 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि यहाँ पे दोस्तों देख लो, आप खुद ही देख सकते हो, 4 सिंबल, लगभग 3 से 4 सिंबल एक ही पेपर में पूछ लिए हैं, ठीक है। सिंबल ऑफ सीलिंग फैन, आपने देखा होगा जो छतों में हमारे छत वाले फैन रहते हैं उसका जो सिंबल होता है इस टाइप से रहता है, जिससे दोस्तों 8 लिख सकते हो आप उल्टे में, ठीक है, ऐसे में आप लिख सकते हो ये, ठीक है। तो इसका सिंबल हो जाएगा सीलिंग फैन का, 42 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हल्की सी मिस्टेक है, जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा इसमें मिस्टेक क्या है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 पॉइंट का ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, 3150 नहीं है दोस्तों, 315.06 है। ये थोड़ा पॉइंट जीरो के इधर आएगा तभी इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसका दोस्तों जैसे हमने 315.06 रखा, ठीक है। बी पॉइंट का जो ईस्ट, ये नॉर्थ है, नॉर्थ के पॉइंट है, ठीक है। इस प्रकार से नॉर्थ का है, ईस्ट का है, ठीक है। जैसे ये नॉर्थ का दे रखा है और एक ईस्ट का दे रखा है, ठीक है। तो हमको इसको फाइंड करना है इसमें ए और बी के। तो हम देख सकते हो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ का मैंने यहाँ पे लिख दिया, नॉर्थ का लिख दिया, ईस्ट का लिख दिया, दोनों हमने पॉइंट लिख दिए। जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड होता है उसका क्या हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। लैटिट्यूड आप सारे सब कुछ समझ, इसमें थोड़ा डिटेल बड़ी वीडियो जाएगी पर आप डायरेक्ट समझ सकते हो लैटिट्यूड। और आगे जिसने डिपार्चर पढ़ा होगा तो आपको पता है प्लस माइनस कहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड आया 340.53 आया, ठीक है। और जो डिपार्चर का जो समेशन आया 325.69 आया, ठीक है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है लैटिट्यूड का, ठीक है, जो एल का फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ का इसका
जो अंडर रूट समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, तो 471.21 मीटर आएगा इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा। ठीक है, 471.21। तो यहाँ पे जो नज़दीक का आंसर है ये है 470.8, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे थोड़ी सी पेपर में थोड़ा मिस्टेक हुई थी, 315.06 ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44वां क्वेश्चन है दोस्तों। काफ़ी अब 6 क्वेश्चन रह गए हैं, आप अच्छे से वीडियो देखते रहिए। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है दोस्तों? कुछ ही दिन पहले मैंने आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो। इसकी वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। एक बार मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप वहीं से इसका पूरा फुल जो मैंने अच्छे से समझा रखा है वहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ओपीसी का क्विक सेटिंग का, ठीक है, सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट का IST 40 क्या होती है, सब बता रखा है मैंने। मैसोनरी सीमेंट क्या होती है, लाइम पोजोलाना का इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, ठीक है, लोइट सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आपको हर पेपर में कुछ ना कुछ वहाँ से हेल्प जरूर मिलेगी। तो इसका आंसर है दोस्तों, ओपीसी के लिए पूछा है इनिशियल सेटिंग टाइम तो नॉट लेस देन भी 30 मिनट, और फाइनल पूछेगा तो नॉट मोर देन 10 आवर, यानी कि 600 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कर सकते हो जीनियस सिविल इंजीनियरिंग नाम से। टेलीग्राम को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो ऐसी जीनियस सिविल इंजीनियरिंग नाम से, और फेसबुक पेज हमारा जीनियस सिविल इंजीनियरिंग नाम से। तो आप तीनों को यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ताकि आपको हर पल आपको जो भी अपडेट हो एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो जनरली आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी अपडेट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लिखा है द 45वां क्वेश्चन है द फिक्स पॉइंट हुज एलिवेशन इन नोज। वहाँ कौन सा पॉइंट फिक्स होता है जहाँ का एलिवेशन हमको नॉन होता है, ठीक है, पता होता है, तो बेंच मार्क होता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ फिक्स पॉइंट होता है बेंच मार्क, तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। 46वां क्वेश्चन है द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मीन्स दैट कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज। अब दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि जो M20 ग्रेड होता है उसका हम जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, हम आपको पता है एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, जो क्यूब का साइज होता है 15 सेंटीमीटर होता है, तो हम उसको 28 दिन के सापेक्ष हम उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो M20 का मीन्स है 20, उसकी कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 दिन के, यानी कि 25 न्यूटन पर mm²। अगर दोस्तों यहाँ पे यूनिट का भी आप ध्यान रखना, अगर यूनिट आपकी यहाँ पे यूनिट अगर चेंज होगी तो यूनिट में चेंज क्या होगा, किलोग्राम पर सेंट। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका जैसे 20 की जगह आपको यहाँ पे ऐसा कोई देखने को मिल सकता है 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या 20 न्यूटन mm², एक ही चीज़ है। देखिए, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे यूनिट का आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे M20 का जो स्ट्रेंथ आएगी 28 दिन के सापेक्ष वह 20 न्यूटन पर mm² आ जाएगी। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट। अब दोस्तों जो कैल्शियम क्लोराइड होती है हम ऐड करते हैं, ठीक है, वो एयर एंटरिंग एजेंट होती है, प्लास्टिसाइजर होता है, रिटार्डर होता है, एक्सीलेटर होता है। तो आपको पता है दोस्तों जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वह यूज किया जाता है एक एक्सीलेटर के उसमें, ठीक है। एक्सीलेटर का एग्जाम्पल होता है कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो इनिशियल सेटिंग टाइम है यह डिक्रीज करता है। आपको बताया मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन में कि कैसे इंक्रीज सेटिंग टाइम डिक्रीज होता है, ठीक है। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। 48वां क्वेश्चन है विच वन द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे किसकी बियरिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है? सॉफ्ट सॉइल की होती है, कॉम्पैक्ट ग्रेबल की होती है, लूज ग्रेबल होती है, हार्ड रॉक होती है। यहाँ पे दोस्तों लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी पूछा है, ठीक है। तो आपको देखना है लीस्ट, यहाँ पे जो टिक कर रखा है गलत है। जो लूज ग्रेबल होता है उसकी लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम बात की जाए इन्हीं ऑप्शन में तो हार्ड रॉक की सबसे मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी होगी ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लूज ग्रेबल की लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी होगी।
49वां क्वेश्चन है, टर्पेटाइन वाइल ऑयल इज यूज टू पेंट। पेंट में दोस्तों आपको पता है, ठीक है, थीनर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, थीनर और सॉल्वेंट ये दोनों दोस्तों एक ही चीज़ है, ठीक है। थीनर और सॉल्वेंट एक ही चीज़ है। जो थीनर और सॉल्वेंट का एग्जांपल है टर्पेटाइन ऑयल और नेप्था। दोस्तों जो टर्पेटाइन ऑयल है, ठीक है, और नेप्था होता है वो यूज होता है पेंट में एक थीनर की उसमें, ठीक है, थीनर या सॉल्वेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पार्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट टू सीमेंट। दोस्तों आपको पता है सीमेंट में जो सबसे ज़्यादा बोगस कंपाउंड होता है, जो मेनली वर्क होता है C3S और C2S का, ठीक है, या मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा यही देते हैं, ठीक है। 70 से 80% आपकी स्ट्रेंथ इनकी वजह से आती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, C3S और C2S मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C3S और C2S, ठीक है। C3S क्या होता है आपको पता है, इनिशियली स्ट्रेंथ देता है, C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों इनके फंक्शन कि C3A क्या करता है। C3A आपको पता है, C3A क्या करता है, क्विक सेटिंग सीमेंट, जल्दी सीमेंट को जल्दी जमाता है। और C3S इनिशियली स्ट्रेंथ, सबसे पहले स्ट्रेंथ देता है C3S, और C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 2-3 साल तक आपका स्ट्रेंथ C2S के कारण ही आती है। तो 50 क्वेश्चन दोस्तों आपको अगर अच्छे लगे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट में बताइए आपको किस प्रकार इनका सॉल्यूशन आपको देखने को मिला। अगर डिटेल सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा तो हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।